मैंने जाते जाते डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा दी थी और मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रूफ भी बता दिया था। मीन वैल्यू थ्योरम बताते बताते मैंने एवरेज वैल्यू ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन भी आपको बता दी थी। याद आया आप लोगों को? छोटा सा एवरेज वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन एक्स एप्सिलॉन ए कॉमा बी, किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन के एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होल अपॉन बी माइनस ए। ये होती है एवरेज वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन इन एनी गिवन इंटरवल। ठीक है, एवरेज वैल्यू के साथ साथ आरएमएस वैल्यू भी निकाली जा सकती है। आरएमएस वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन एक्स एप्सिलॉन ए कॉमा बी। आरएमएस वैल्यू का मतलब होता है, इसको पढ़ते तो रूट मीन स्क्वायर है, पढ़ते तो रूट मीन स्क्वायर है, लेकिन होता ये स्क्वायर के मीन का रूट है। ध्यान से देखो आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं? स्क्वायर के मीन का रूट। कभी कोई पूछ ले कंटिन्यूअस फंक्शन के आरएमएस वैल्यू निकालो, तो ऐसे निकाल सकते हैं। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एनी कंटिन्यूअस फंक्शन। ये कल हमने बता दिया था और हमको पता है ये जो एवरेज वैल्यू है यही मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का एफ ऑफ सी है, जिससे कि मैंने ये बोला था कि भैया कम से कम एक जगह इंटरवल में तो फंक्शन अपनी एवरेज वैल्यू लेगा ही लेगा। उसके बाद ये आरएमएस वैल्यू है, एक और फॉर्मूला। कोई पूछ ले भैया साइन एक्स की आरएमएस वैल्यू बताओ, तो आरएमएस वैल्यू एफ स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अपॉन बी माइनस। आइए मीन वैल्यू थ्योरम पर बेस्ड एक और बहुत बढ़िया सा सवाल करें। कल मेरे ख्याल से एक सवाल अपन लोगों ने कर लिया था। आइए एक और सवाल मीन वैल्यू थ्योरम पर बेस्ड हम लोग करते हैं। ये लीजिए एक और सवाल, मुझे उम्मीद है सवाल बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा। क्या कहता है क्वेश्चन, और आइए क्वेश्चन का हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन कहता है कि एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन एक्स एप्सिलॉन आर। एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है एक्स एप्सिलॉन आर में। एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है एक्स एप्सिलॉन आर में। देन शो दैट 1 से 4 एफ एक्स डी एक्स इज 2 अल्फा एफ ऑफ अल्फा स्क्वायर फॉर सम अल्फा 1,2। तो हमको साबित करना है कि 1 से 4 एफ एक्स डी एक्स 2 अल्फा एफ ऑफ अल्फा स्क्वायर फॉर सम अल्फा 1 से 2 के बीच में होगा ही होगा। ठीक है भैया, यहां पर दे रखा है 1 से 4, फिर दे रखा है एफ एक्स डी एक्स, फिर दे रखा है 2 अल्फा इंटू एफ ऑफ अल्फा स्क्वायर। चलो देखते हैं, हम एक फंक्शन कंसिडर करते हैं, हम एक नया फंक्शन जी एक्स कंसिडर करते हैं। इंटीग्रेशन 1 से एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। हमने एक नया फंक्शन ले लिया 1 से एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। अगर हम एक ये फंक्शन ले लेते हैं जी एक्स 1 से एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, तो लेबनीज रूल के कारण जी डैश एक्स क्या आ जाएगा? एफ ऑफ अपर लिमिट इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव और लोअर लिमिट 0, यानी जी डैश एक्स बड़े प्रेम से निकल के आ जाएगा 2x इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। ये निकल के आ गई किसकी वैल्यू? जी डैश एक्स की वैल्यू। अब मैं LMVT लगा देता हूं किस पर? जी एक्स पर। कहां से कहां? 1 से 2 में। अब आप बोलोगे गुरुजी 1 से 2 में ही क्यों LMVT लगा रहे हो? तो 1 से 2 में इसलिए LMVT लगा रहा हूं कि अल्फा की प्रेजेंस 1 से 2 में दिखानी है। तो LMVT लगाऊंगा तो LMVT बाबा लैग्रेंजेस बाबा क्या कहते हैं? फॉर सम अल्फा इन 1 से 2 जी डैश अल्फा विल बी इक्वल टू G2 माइनस G1 अपॉन 2 माइनस 1। यानी अब यहां पर देखो जो आपने डेफिनेशन ली है, इस डेफिनेशन के कारण G1 की वैल्यू 0 है। G1 की वैल्यू क्यों 0 है? क्योंकि 1 से 1 का इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा। 1 से 1 का इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा, तो ये निकल के आ गया। तो यहां से यानी G डैश अल्फा ये और कुछ नहीं G2 आ जाएगा। G2 कैसे आ रहा है? क्योंकि 2 माइनस 1 की वैल्यू 1 और G1 की वैल्यू 0। जी डैश अल्फा जी डैश एक्स पता है, तो 2 अल्फा एफ ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू G2 की बात करें तो G2 यहां से निकालेंगे तो G2 पर 4 आ जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 4 एफ एक्स डी एक्स। कहना पड़ेगा मुझे हैंस पार्टी। तो एक और क्वेश्चन छोटा सा लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पर बेस्ड। तो टोटल कितनी मीन वैल्यू थ्योरम है? टोटल 3 मीन वैल्यू थ्योरम है। रोल्स थ्योरम भी अपने आप में एक मीन वैल्यू थ्योरम ही है, लैग्रेंजेस का स्पेशल, LMVT और मीन वैल्यू थ्योरम फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशन। कॉपी करिए।
अब ध्यान सुनेंगे, ये हो गया मीन वैल्यू थ्योरम। तो अपन ने मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर तीन चीजें सीखी। एक तो मीन वैल्यू थ्योरम जान ली, क्या होती है मीन वैल्यू थ्योरम वो पता लग गया। मीन वैल्यू थ्योरम जान लेने के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अपन लोगों ने एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना भी सीख लिया। आइए आगे बात करते हैं। चलिए अब बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और ध्यान सुनेंगे, जो बात बोलूंगा उसको समझेंगे। अब मैं बताने जा रहा हूं वॉलीज रिडक्शन फॉर्मूला। ये एक वॉलीज रिडक्शन फॉर्मूला है जो कि हमको ध्यान रहना चाहिए, इसका कभी कभी गजब का यूज आता है। वॉलीज रिडक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? वॉलीज रिडक्शन फॉर्मूला आइए आपको समझाऊं। वॉली रिडक्शन फॉर्मूला एक स्पेशल फॉर्मूला है, खास फॉर्मूला है जिसको हमको ध्यान रखना है। वॉली रिडक्शन फॉर्मूला कहता है 0 से π/2 साइन की पावर nx इंटू कॉस की पावर mx dx, जहां पर n और m नेचुरल नंबर्स हैं। तो अगर 0 से π/2 लिमिट फिक्स है 0 से π/2, अगर लिमिट है 0 से π/2 तो वॉली रिडक्शन फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम खट से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन की पावर nx इंटू कॉस की पावर mx, इसकी वैल्यू होती है n-1 इंटू n-3 करते करते जब तक 2 या 1 ना बच जाए, इंटू m-1 इंटू m-3 करते करते जब तक 2 या 1 ना बच जाए, होल अपॉन m+n इंटू m+n-2 इंटू m+n-4 करते करते जब तक 2 या 1 बच जाए, इंटू k की वैल्यू चुपचाप π/2 हो जाएगी इफ m and n बोथ इवन, और 1 हो जाएगी अदरवाइज। पहले कॉपी करिए आप इसको। देखो यह एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, अक्सर साइन और कॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं। इस फॉर्मूले में कुछ नहीं चेंज कर सकते, लिमिट 0 से π/2 ही होगी, केवल साइन और कॉस ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। हाँ एन और एम चेंज कर सकते हैं। वॉली फॉर्मूले का फायदा यह है कि अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लीजिए साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 5x dx, यहां पर 2 और 1 का मतलब है जब आप घटाते जाएंगे तो घटाते घटाते 2 या 1 आने पर रुक जाना है। यहां पर भी 2 और 1 का मतलब है घटाते घटाते 2 या 1 पर रुक जाना है। यहां पर भी 2 और 1 का मतलब है घटाते घटाते 2 या 1 पर रुक जाना है। आइए इसकी वैल्यू निकालें। तो 4 आ गया, तो 4 - 1 3। देखो दो दो घटाते आओ, पहला टर्म 1 घटा के निकाल लो, फिर 2 2 2 का डिफरेंस, फिर 3 - 2 1, 1 आ गया तो 1 पर रुक जाए आप और नहीं घटा। 5 आ गया तो 5 - 1 4, 4 - 2 2, तो 2 पर रुक जाए बस। ये देखिए n - 1 n - 3 ऊपर ऑड नंबर घटते हैं, यहां पर भी ऑड नंबर घटते हैं और नीचे इवन। 5 और 4 9, 9 9 में से 2 गए 7, 7 में से 2 और गए 5, 5 में से 2 गए 3, 3 में से 2 गए 1 इंटू के की वैल्यू π/2 हो जाएगी अगर दोनों इवन हो रहे हैं, तो इस केस में 1। तो अब आप वॉली रिडक्शन फॉर्मूला एक खास प्रकार के इंटीग्रल को रिड्यूस कर देता है, एक खास प्रकार के इंटीग्रल की वैल्यू निकालता है। आओ एक और क्वेश्चन लेके देखें थोड़ी बड़ी पावर का। मान लीजिए 0 से π/2 साइन की पावर 8x इंटू कॉस की पावर 6x dx। अब देखिए 8 - 1 कितना हो जाएगा 7। इसका प्रूफ नहीं है, ये ध्यान रखना है। 8 - 1 कितना है 7, 7 में 2 गए 5, 5 में 2 गए 3, 3 में 2 गए 1, 8 की गाड़ी खत्म हो गई। n - 1 2 या 1 आते ही रुक जाना है इंटू 6, 6 में से 1 गया 5, 5 - 2 3, 3 - 2 1। ध्यान देना है शुरुआत n - 1 और m - 1 से होगी, उसके बाद 2 2 2 2 घटाते आइए। n - 1 में से 2 घटा दो, फिर जो आए 2 घटा दो, फिर जो आए 2 घटा दो, 2 2 2 घटाते जाना है। कब तक? जब तक
2 या 1 में से कोई ना आ जाए तो रुक जाना है। अब नीचे आ जाइए, 8 + 6 कितना हो जाएगा 14, तो 14 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 पर आके रुक जाइए, इंटू अब की बार दोनों के दोनों इवन है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी π/2। ये एक खास फॉर्मूला है जिसको याद रखने से हमको यह फायदा होगा कि अगर इस प्रकार का कोई भी इंटीग्रल आ जाता है, किस प्रकार का, साइन की पावर और कॉस की पावर का अगर कोई भी इंटीग्रल आ जाता है जिसकी लिमिट 0 से π/2 है, तो हम उसकी वैल्यू खट से निकाल सकते हैं। कॉपी करिए। हाँ, साइन और कॉस दोनों मल्टीप्लिकेशन में आए हैं, मान लो अकेले आ जाएं तो वॉली रिडक्शन फॉर्मूले के 2 रिजल्ट हैं, वॉली रिडक्शन फॉर्मूले के 2 रिजल्ट हैं। आइए रंग बिरंगे से लिखें। पहला रिजल्ट तो ये रिजल्ट 1 है और वॉली रिडक्शन फॉर्मूले का एक और रिजल्ट है, दूसरा रिजल्ट। आइए दूसरे रिजल्ट को बताऊं मैं। दूसरा रिजल्ट कहता है कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर nx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन π/2 कॉस की पावर nx dx। ये रिजल्ट कोई खास रिजल्ट नहीं है, किंग प्रॉपर्टी लगाएं तो हमें पता लग जाएगा कि साइन की पावर nx dx की वही वैल्यू आती है जो कॉस की पावर nx dx की वैल्यू आती है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आती है इसको देख लो। n-1 n-3 करते करते 2 और 1 तक, और नीचे n इंटू n-2 इंटू n-4 करते करते 2 और 1 तक इंटू k की वैल्यू वापस से वही हो जाएगी π/2 अगर n इवन है और 1 अगर n ऑड है। तो ये लीजिए, बहुत बार ऐसे इंटीग्रेशन फंस जाते हैं, तो इनको इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास ये वॉली रिडक्शन फॉर्मूला बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। इसके प्रूफ के चक्कर में ना पड़े, ये सिर्फ 2 फॉर्मूले आपको रटवा दे रहे हैं टू मेक योर कैलकुलेशन इजी समटाइम्स, नॉट ऑलवेज। अब यूज आएगा तभी आ पाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर कोई आपसे पूछे 0 से π/2 साइन की पावर 6x dx, अगर इस पल के पहले किसी ने आपसे पूछा होता तो आप माथे पर हाथ रखते, धीरे से आंसू पोंछते और फिर सवाल को करना शुरू करते कि मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना है। लेकिन इस पल के बाद आप धीरे से हंसेंगे और करना शुरू कर देंगे। 6 में से 1 गए 5, 5 में 2 गए 3, 1 अपॉन 6 4 2 इंटू π/2। सीधे आंसर एक लाइन में। ये यूज है एक्चुअली इसका, ये इसका फायदा है। ये 2 फॉर्मूले कभी काम आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन अगर कहीं पर आ गए तो दीज 2 फॉर्मूले विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। यहां पर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर इंटीग्रेशन 0 से π/2 कॉस की पावर 5x dx कोई पूछ ले, धीरे से हंस दीजिए 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 अपॉन 5 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1। सीधे आंसर कि भैया इसकी वैल्यू ही आएगी। तो ये 2 फॉर्मूले हैं जो कि याद रखने हैं, और ये 2 फॉर्मूले इन दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको खटाखट दे देते हैं। कॉपी करिए। अब सुनेंगे ध्यान से, ये हो गया वॉली रिडक्शन फॉर्मूला। कुछ क्वेश्चन रिडक्शन फॉर्मूला क्यों कहते हैं मैं बताता हूं। रिडक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। आइए अब मैं आपको बताऊं थोड़ा सा रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड भी क्वेश्चन भी आते हैं कि रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है। रिडक्शन फॉर्मूला शब्द आया है रिड्यूस करने से, यानी कम करने से। आइए एक क्वेश्चन के जरिए मैं समझाऊं कि क्या मीनिंग है रिडक्शन फॉर्मूले का। ये क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, इसे कहते हैं रिडक्शन फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन। रिडक्शन फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन देखिए, जैसे यहां पर ये in है, तो in इंटीग्रेशन किस पर डिपेंड करता है, n पर डिपेंड करता है। जैसे i1 का मतलब 10 की पावर 1x, i2 का मतलब 10 की पावर 2x, i3 का मतलब 10 की पावर 3x एंड सो ऑन। तो हमको ये चीज प्रूव करनी है। ये कहलाता है इसका रिडक्शन फॉर्मूला। क्यों कहलाता है ये रिडक्शन फॉर्मूला, पहले ये सुनिए। रिडक्शन फॉर्मूला इसलिए कहलाता है क्योंकि in को रिड्यूस करके in-2 में कनेक्ट कर देता है, यानी in से in-2 तक ले जाएगा,
फिर in-2 in-4 तक ले जाएगा, फिर in-4 in-6 तक ले जाएगा। तो ये n को रिड्यूस करते 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 0 कर देगा और उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्योंकि I0 की वैल्यू 10⁻0 dx हो जाएगी। सो कोई भी ऐसा इंटीग्रल जो किसी वेरिएबल पर डिपेंड करता है और उस वेरिएबल को उससे कम वैल्यू से जोड़ने वाला फॉर्मूला कहलाता है रिडक्शन फॉर्मूला। जैसे यहां पर यह इंटीग्रल n पर निर्भर करता है, n की बड़ी बड़ी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे n की वैल्यू 10 ली, अब निकालो भैया 10⁻10x, तो नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, I10 को I8 में रिड्यूस करेंगे, ये तो पता ही I8 को I6 में, I6 को I4 में, I4 को I2 में और I2 को I0 में, और I0 की वैल्यू हमको पता है। तो रिडक्शन फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है, पहले आप रिडक्शन फॉर्मूले का मतलब समझें। रिडक्शन शब्द आया है रिड्यूस करने से, कम करने से। तो रिडक्शन फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि किसी वैल्यू को उसकी कम वैल्यू से जोड़ता है, उसकी कम वैल्यू से रिलेट करने का एक फॉर्मूला देता है। तो रिडक्शन फॉर्मूला इज अ फॉर्मूला which relates a variable or which gives a equation relating variable to a lesser value of the variable। तो ये इसका रिडक्शन फॉर्मूला है जो वेरिएबल n को in को रिड्यूस करके रिलेट कर देता है in-2 से। रिड्यूस करने का क्या फायदा है कि अगर एक बार आपको रिड्यूस करने का एक फॉर्मूला मिल गया तो उसी फॉर्मूले को हम बार बार यूज कर करके किसी भी बड़े से बड़े की वैल्यू निकाल सकते हैं। यू समझ लिए, I0 की वैल्यू पता तो I2 की वैल्यू पता, I2 की वैल्यू पता तो I4 I6 सब की वैल्यू पता कर लेंगे। तो रिडक्शन फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो किसी वेरिएबल की वैल्यू को उससे कम वैल्यू से रिलेट कर देता है, तो उसकी मदद से आप उसकी बड़ी 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 वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यह है रिडक्शन फॉर्मूले का जनरल मीनिंग। इट इज अ फॉर्मूला विच रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब यहां पर हमको इसका एक रिडक्शन फॉर्मूला प्रूव करना है। रिडक्शन फॉर्मूला प्रूव करने का कोई सेट मेथड नहीं होता। कभी कभी रिडक्शन फॉर्मूला एडिशन सब्सट्रैक्शन से प्रूव होते हैं, कभी कभी रिडक्शन फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट से प्रूव होते हैं। तो यहां पर ये रिडक्शन फॉर्मूला, जैसे कोई रिडक्शन फॉर्मूला बोल दे तो ऐसा मत समझो कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला, नहीं। हर क्वेश्चन का करोड़ों रिडक्शन फॉर्मूले होंगे, हर इंटीग्रेशन का अपना एक रिडक्शन फॉर्मूला होगा। रिडक्शन फॉर्मूला सिर्फ एक फॉर्मूला है जो वैल्यू को, जो किसी वेरिएबल को उसके रिड्यूस्ड वैल्यू से रिलेट कर देता है, रिड्यूस्ड वैल्यू से रिलेट कर देता है, इसीलिए कहते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। आइए अब यहां पर एक रिडक्शन फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। रिडक्शन फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन ये कहता है कि in अगर ये है तो in को in-2 से रिलेट कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए। तो रिड्यूस्ड वैल्यू से रिलेट करने का फॉर्मूला रिडक्शन फॉर्मूला। अच्छा चलिए बात करते हैं। इसको इसके बराबर प्रूव करना है तो हम इसी से शुरुआत करते हैं, आमतौर पर बात बन जाती है। शुरू के लिए चुन्नू क्वेश्चन लिया है ताकि हंसी आए, हथौड़ी मार मार के हंसे। कंसीडर कीजिए in प्लस in-2, तो in की वैल्यू हो जाएगी 10⁻nx dx प्लस in-2 की वैल्यू हो जाएगी 0 से π/4 10⁻n-2x dx। ये तो जबरदस्ती लिख दिया, इसी को मिटा देते हैं। अरे अब देखिए, तो कंसीडर किया जो चीज प्रूव करनी थी, दोनों को एक ही छत्र छाया में ले लें, एक ही इंटीग्रेशन के अंदर ले लें, तो 10⁻nx dx प्लस 10⁻n-2x dx। चलिए कैसे करेंगे? अच्छा, मेरे मन में एक विचार आ रहा है, कहो तो बताऊं, नहीं कहोगे तो भी बता दूंगा। 10⁻n-2x को कॉमन ले लें तो 10² x प्लस 1 dx, उत्तरी 10² x प्लस 1 आ गया। ये तो मतलब देख के एकदम खुशी सी मिली, मन में ऐसे लड्डू फूटा है। n-2x ये बन गया sec² x dx। अब तो प्ले ग्रुप के बच्चे हैं, थोड़ी मार मार के कह रहे हैं 10x को t रख दो, तो sec² x dx dt हो गया, sec² x dx dt हो गया। तो ये बन गया इंटीग्रेशन t⁻n-2 dt tan 0 0 और यहां पर tan π/2 इंफिनिटी। अरे भाई t⁻n-2 का अगर इंटीग्रेशन की बात करें π/4 है। देखो धीरे धीरे करते करते गड़बड़ी हो गई, वही मैं सोचूं कि इंफिनिटी तो नहीं आना चाहिए था। π/4 तो 1, तो इसका इंटीग्रेशन t⁻n-1 अपॉन n-1।
और लिमिट कहां से कहां, 0 से 1, तो 1/n-1, हैंस पार्टी। तो ये हमने 10 की पावर nx का एक छोटा सा रिडक्शन फॉर्मूला प्रूव कर दिया। कॉपी करिए तो आगे बढ़े और क्वेश्चन लें। एक और जबरदस्त सवाल रिडक्शन फॉर्मूले पर बेस्ड, वापस आपकी बार भाई। और देखो रिडक्शन फॉर्मूला तो एक जनरल शब्द है, रिडक्शन फॉर्मूला एक जनरल शब्द है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो जनरल शब्द है, वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत कुछ हो सकता है। वैसे रिडक्शन फॉर्मूला एक जनरल शब्द है। रिडक्शन फॉर्मूला क्या है? इट इज अ फॉर्मूला कनेक्टिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विद अ रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जैसे अब इसका रिडक्शन फॉर्मूला ये है, देखो इसमें in को किससे कनेक्ट कर दिया, in-2 से कनेक्ट कर दिया कि in इज इक्वल टू n-1/n इंटू in-2। तो जैसे मान लो, अब ये तो खैर वॉली फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे, लेकिन मान लो इसकी पावर मान लो 10 आ जाए, तो i10 को i8 के टर्म में आ जाएगा, i8 i6 के टर्म में आ जाएगा। आइए इसका रिडक्शन फॉर्मूला निकालें। अब किसी और रिडक्शन फॉर्मूला तो करोड़ों हो सकते हैं, कोई भी इंटीग्रल का रिडक्शन फॉर्मूला हो सकता है। रिडक्शन फॉर्मूला निकालने का कोई सेट तरीका नहीं है, जैसे पिछली बार अपन ने दोनों को ऐड करके देखा था। रिडक्शन फॉर्मूला निकालने में लेकिन मेनली इंटीग्रेशन बाय पार्ट का खूब यूज आता है। मतलब यूं समझ लीजिए, अगर 100 रिडक्शन फॉर्मूले के क्वेश्चन है तो 99 क्वेश्चन उसके इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही बनते हैं। रिडक्शन फॉर्मूले के मेन क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही बनते हैं मेनली। अच्छा चलिए, अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, आइए देखें। in हमको गिवन है, in गिवन है 0 से π/2 sin x की पावर n dx। sin x की पावर n dx है, तो मेरे मन में विचार आ रहा है कि इसको sin की पावर n-1 इंटू साइन एक्स dx रख देता हूं, और यहां मैं लगाने की चेष्टा करूंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब यहां पर अगर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना चाहता हूं तो इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने में। साइन की पावर n-1 इंटू साइन एक्स dx किसको बने, फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट सेकंड फंक्शन मेनली उसको मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन आसान हो। तो इंटीग्रेशन साइन की पावर n-1 को इंटीग्रेट कर पाते तो दिक्कत ही क्या थी, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आसान है। तो ये फर्स्ट बनेगा और ये सेकंड बनेगा। अब देखो यहाँ आइलेट वाइलेट काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जब भी दोनों एक जैसे दिखने लग जाएं तो आप सेकंड फंक्शन को चुनो, फर्स्ट को मत चुनो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, और डिफरेंशिएशन तो हर चीज का आसान है। आप सेकंड फंक्शन चुनोगे और सेकंड फंक्शन उसको चुनोगे जिसका इंटीग्रेशन आसान हो। ध्यान रखना, जब आइलेट वाइलेट काम नहीं करेगा तो चुनाव होगा सेकंड फंक्शन का, और बचा हुआ ऑटोमेटिकली फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा। और आप सेकंड फंक्शन उसको मानोगे जिसका इंटीग्रेशन इजी होगा। तो यहां पर आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और इस पूरे की लिमिट 0 से π/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन n-1 इंटू साइन की पावर n-2x इंटू कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस कॉस एक्स, तो इसको प्लस कॉस एक्स dx। जब आप इसमें 0 रखेंगे तो साइन एक्स 0 हो जाएगा, π/2 रखेंगे तो कॉस π/2 0 हो जाएगा। मुद्दा यह है कि ये हमेशा 0 ही पहुंच रहा है। आइए देखें कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि मनी मन में ही खुश हो रहे हैं। यहां से n-1 को बाहर निकाल लें, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर n-2x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहां तक पहुंचे हैं, ठीक है, बहुत दूर निकल आए हैं। 0 से π/2 साइन की पावर n-2x, इस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx कह दीजिए। क्या कह दीजिए? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। इससे क्या होगा, आप देखें क्या होगा, जो होगा सो होगा। π/2 ये मल्टीप्लाई जब करेंगे, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन की पावर n-2x माइनस साइन की पावर nx dx। ये in की वैल्यू आई है, क्योंकि हम शुरू से in को ही लेकर चल रहे हैं। तो यहां पर देखें कि in की वैल्यू n-1 इंटू in-2 माइनस in आ गई, क्योंकि 0 से π/2 साइन की पावर n-2 in-2 और 0 से π/2 साइन n in आ गया। अब देखें कुछ फायदा हुआ है क्या, रिश्ता आ गया है। in-2 माइनस n-1 इंटू in,
इसको इधर ले आए तो आई एन प्लस एन माइनस वन इंटू आई एन इज इक्वल टू एन माइनस वन। अरे रे रे रे, क्या देख रही हैं आंखें सवेरे सवेरे? आई एन माइनस टू, तो आई एन की वैल्यू आ गई एन माइनस वन अपॉन एन, कहना ही पड़ेगा हैंस पार्ट। इस बार हमने रिडक्शन फॉर्मूला प्रूव किया, किसकी मदद से? इंटीग्रेशन बाय पार्ट की मदद से। देखिए रिडक्शन फॉर्मूले का कोई सेट मेथड तो होगा ही नहीं एक्चुअली, वो तो ऑन द क्वेश्चन डिपेंड करेगा, लेकिन मेजर थॉट यही है कि आमतौर पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट ही लगता है। एक आध कोई इधर उधर के क्वेश्चन होंगे जिनमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट नहीं लगेगा, जैसे पिछला क्वेश्चन। कॉपी करिए। रिडक्शन फॉर्मूले पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस करिए। ये आ गया, ये देखिए एक और छोटा सा क्वेश्चन। अरे एक घूम के जाता है जीरो, इसको हो गया। हाँ, एक और छोटा सा क्वेश्चन रिडक्शन फॉर्मूले पर बेस्ड। ध्यान देखिए, दिखाई पड़ रहा है क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर? हाँ, वो सॉफ्टवेयर ठीक हो गया इसका, ठीक है। हाँ, बड़ा कर दे। पहले तो क्या बड़ा करते ही पूरा बड़ा हो जा रहा था, अभी इन्होंने सॉफ्टवेयर अपग्रेड करके ठीक कर दिया, वरना बीच में बहुत दिक्कत आ गई थी। ओके, ये लीजिए हमारे पास आ चुका है। अब दिखाई पड़ रहा है क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कट सब लोगों को? अरे क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है हाँ कि ना? चलिए वापस से देखिए, रिडक्शन फॉर्मूला है, ये आई एन दे रखा है और आई एन को रिलेट करना है आई एन माइनस वन से। ए ऑप्शन में भी देखें तो आई एन माइनस वन से रिलेटेड है, बी ऑप्शन में भी देखें तो आई एन माइनस वन से रिलेटेड है। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला है एक एक्चुअली। तो यहां पर रिडक्शन फॉर्मूले को एन को जस्ट उसके नीचे वाले एन माइनस वन से रिलेट करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिडक्शन फॉर्मूला निकालने का या रिड्यूस करने का कोई सेट मेथड नहीं है, लेकिन 99% ऑफ द केसेस के अंदर लगता क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। एक आध कोई केस होगा इधर उधर का जिसमें कुछ और लगेगा, वरना बाकी सब जगह लगता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आइए आई एन की अगर बात करें तो आई एन दे रखा है 0.7 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर एन डीएक्स। अब यहां कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 0.7 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 डीएक्स। जब भी 1 लेते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू पावर एन, जब भी 1 लेते हैं तो 1 हमेशा सेकंड फंक्शन बनता है। कुछ रिजल्ट तय हैं, कभी भी हम 1 लेंगे तो 1 हमेशा हमारा सेकंड फंक्शन ही बनेगा। तो यहां लिख देते हैं, ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा हो गया सेकंड फंक्शन। तो आइए लगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इस पूरे की लिमिट 0.7 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, पहले वाले का डिफरेंशिएशन n इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब एन माइनस वन इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। ये निकल के हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते ही आ गया। इसमें 0 रखेंगे या 1 रखेंगे, ये चीज हमेशा 0 ही जा रही है, तो 0 कर देते हैं। अब ध्यान देखेंगे यहां पर, तो ये चीज यहां पर आ गई, माइनस साइन पड़ा हुआ है, माइनस चाहो तो बाहर निकाल लो, बल्कि 3 को बाहर निकालते हैं, माइनस 3n बाहर आ गया, 0.7 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर n माइनस वन, माइनस पड़ा हुआ था 3 और n, यहां देखो माइनस एक्स क्यूब एक आता है, ये बन गया, देखिए ध्यान से, माइनस 3n। तो मैं क्या करता हूं, 1 घटा देता हूं, 1 जोड़ देता हूं। अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर माइनस 3n आ गया, इंटीग्रेशन 0.7, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर n बन जाएगा, और यही पूरी चीज इससे मल्टीप्लाई होगी तो 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर n माइनस वन डीएक्स। अरे वाह, ये क्या है, आई एन, रिश्ता मिल चुका है। माइनस 3n ये चीज आई एन है और ये चीज आई एन माइनस वन है। अब तो आइए इससे खेल लेते हैं थोड़ा सा, तो आई एन माइनस 3n आई एन इक्वल टू का साइन तो रह गया, तो यहां पर आ जाएगा आई एन इज इक्वल टू माइनस 3n आई एन प्लस 3n आई एन माइनस वन। तो आई एन प्लस 3n आई एन इज इक्वल टू 3n इंटू आई एन माइनस वन। तो रिश्ता 3n प्लस 1 आई एन इज इक्वल टू 3n इंटू आई एन माइनस वन। 3n प्लस 1 आई एन इज इक्वल टू 3n इंटू 3n प्लस 1 आई एन,
फिर दिल्ली टिक करने में देरी ना करें, दिल्ली ऑप्शन। ये क्वेश्चन छोटा सा रिडक्शन फॉर्मूले पर बेस्ड, और जैसा कि मैंने आपको आगाह किया था कि भैया रिडक्शन फॉर्मूले के मेजर क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही बनते हैं, ऐसा कोई सेट मेथड नहीं है। क्वेश्चन देखकर ही थोड़ा बहुत सोचना है कैसे करेंगे। कॉपी करिए। अब सुनो, देखो ऐसे क्वेश्चन मान लो अगर आईआईटी के अंदर आ जाते हैं ना, तो इनको करने का बेस्ट तरीका होगा पीवीएम। पीवीएम का मतलब पुट वैल्यू मेथड। इतना सारा सोचने करने के बजाय इनको 2 रख के चेक कर लेंगे सीधे। एक आखिरी कंसेप्ट इस चैप्टर में और बताना है। मीन वैल्यू थ्योरम देख लिया, एस्टिमेशन देख लिया, वॉली फॉर्मूला देख लिया, रिडक्शन फॉर्मूला देख लिया। एक गजब का कंसेप्ट और बताना है। इस कंसेप्ट का नाम मैंने रखा है धतूरा। क्या नाम है इसका? धतूरा। अलग ही लेवल का कंसेप्ट है। हाँ, धतूरा। धतूरा खा के खोपड़ी जो है घूमने सी लग जाती है। मैं बताऊंगा ये कंसेप्ट एक क्वेश्चन के जरिए मैं बताने जा रहा हूं। ये कंसेप्ट वैसे डायरेक्टली जेई के सिलेबस में है नहीं, लेकिन आप इस कंसेप्ट का कभी कभी यूज कर सकते हैं। अच्छा, पहले मुझे बताइए क्या क्वेश्चन बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है आप लोगों को? बिल्कुल। अब ध्यान से देखेंगे, एक कॉम्प्रिहेंशन के अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन आया है। 2-3 क्वेश्चन थे, लेकिन वो पहला वाला हो जाएगा तो बाकी सारे भी हो जाते हैं। आइए इस कंसेप्ट को मैं समझाऊं और इस कंसेप्ट को मैं इंट्रोड्यूस करूं। इस कंसेप्ट का नाम इस कंसेप्ट का नाम हमने रखा है धतूरा, क्योंकि इस कंसेप्ट से ऐसे ऐसे इंटीग्रल सॉल्व होते हैं। ये कंसेप्ट डायरेक्टली जेई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप अपनी बुद्धि से कभी कभी इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस कंसेप्ट और बेस्ड इंटीग्रल आपके समझ में ही नहीं आएंगे। जरा पहले कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ लेते हैं और फिर मैं कंसेप्ट को समझाता हूं। लेबनीज रूल, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव मैंने आपको पढ़ाया था, और डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव में मैंने आपको बताया था कि लेबनीज रूल केवल तभी वैलिड है जब आप एक ऐसे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें जो केवल लिमिट्स में हो। बहुत अच्छे से मैंने 3-4 बार केवल शब्द पर जोर दिया था, केवल। अब आपको एक और डिफरेंशिएशन बताने जा रहा हूं। मान लीजिए कोई आप फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं और एक ऐसा वेरिएबल है जो ना लिमिट्स में है, ना जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, लेकिन फंक्शन में मौजूद है। जरूरी नहीं वो वेरिएबल हो, वो कांस्टेंट भी हो सकता है। सुनो ध्यान से, जैसे इस फंक्शन को ध्यान से देखिए। फंक्शन किसका है? एक्स का है। उससे फर्क नहीं पड़ता किसका फंक्शन है। इस फंक्शन को छोड़िए, इस इंटीग्रेशन को देखिए। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है? थीटा के रिस्पेक्ट में है। लेकिन जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो उसमें थीटा के अलावा एक और वेरिएबल मौजूद है, एक्स। अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में ना तो इंटीग्रेशन हो रहा हो, ना जो लिमिट्स में हो, लेकिन जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो केवल उसमें मौजूद हो, अगर ऐसा कोई वेरिएबल है तो उसके रिस्पेक्ट में डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये अब मैं समझाने जा रहा हूं। ऐसा वेरिएबल जो ना तो लिमिट्स में है, ना उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, लेकिन जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं उस फंक्शन के अंदर ये मौजूद है। जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं उस फंक्शन के अंदर ये मौजूद है। अब देखिए ध्यान से, तो ये देखिए, यहां पर देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए। जो वेरिएबल टी है ना तो वो लिमिट्स में है, ना उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, लेकिन वेरिएबल टी उस फंक्शन में मौजूद है जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं इस बात को, दिस फॉर्मूला ओनली वैलिड व्हेन वी आर डिफरेंशिएटिंग with respect to a variable present only in the function to be integrated. Neither it is in limits nor with respect to it integration
इज बीइंग डन। यह जो फॉर्मूला है यह केवल ऐसे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में काम करेगा, डिफरेंशिएशन ऐसे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन काम करेगा। डिफरेंशिएटिंग, जब आप एक ऐसे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे जो केवल उस फंक्शन में मौजूद हो जिसका इंटीग्रेशन किया जाना है, ना तो वह वेरिएबल लिमिट्स में होना चाहिए, ना वह वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, इधर देखिए, जैसे मान लीजिए x1 से x2 है, f ऑफ t कॉमा x dx है। अब t एक ऐसा वेरिएबल है जो केवल इस फंक्शन में मौजूद है जिसमें इंटीग्रेशन हो रहा है। तो अगर आप दोनों साइड t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो ये तो g डैश t बन जाएगा, और जब आप डिफरेंशिएशन को यहां अंदर ले जाओगे तो वो पार्शियल डिफरेंशिएशन बन जाता है। क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव सिलेबस में नहीं है इसलिए ये भी सिलेबस में नहीं है। यही यहां पर लिखा गया है, यही यहां पर बताया गया है। ये बन जाता है पार्शियल डेरिवेटिव। ये देखिए, आपने एक ऐसे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, जो वेरिएबल केवल इस फंक्शन के अंदर मौजूद है। तो उससे क्या होता है? उससे होता यह है कि अंदर जब जाता है डेरिवेटिव तो पार्शियल डेरिवेटिव बन जाता है। यानी इस फंक्शन को अब आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। पार्शियल डिफरेंशिएट करने का मतलब है कि टी के अलावा बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। आइए, यहां पर एक इंटीग्रेशन दे रखा है। अगर आपने धतूरा ना पढ़ा हो, अरे गलत खींच दिया, अगर आपको यह बात ना पता हो तो आप इस इंटीग्रेशन को कर ही नहीं पाएंगे। एक्चुअली आपके लिए संभव ही नहीं होगा उसको इंटीग्रेट करना। अब देखिए हम कैसे करते हैं। ये अभी अभी हमने धतूरा पढ़ लिया, 1 प्लस एक्स कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा डी थीटा। ये लीजिए, ये नहीं आ गया। चलिए बात करते हैं, ध्यान देके आएंगे। तो एफ एक्स ये निकल के आ गया। देखो मैं इसको कैसे चालाकी से और कैसे जल्दी से इंटीग्रेट करता हूं। यहां से एक बात आप ऑब्जर्व करें कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, सॉरी एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0? क्योंकि जब आप एफ एक्स को 0 रखेंगे तो इधर एफ 0 बनेगा, और इधर एक्स को 0 रखेंगे तो ln 1 बन जाएगा, और ln 1 की वैल्यू 0 तो एफ 0 की वैल्यू 0। मैं दोनों और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं। जब दोनों और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो इधर तो बनेगा डी एफ एक्स बाई डी एक्स, लेकिन जब इधर डिफरेंशिएट करने के लिए जाऊंगा तो ये अंदर जाने पर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बन जाता है। क्या बन जाता है? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बन जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका क्या फायदा हुआ मैं बताता हूं कि ये इंटीग्रेशन एक बार में हो गया, 0 से पाई। कॉस थीटा तो कांस्टेंट है, कॉस थीटा। अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो ln, आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट, यानी केवल x वेरिएबल है तो ln का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स कॉस थीटा इंटू एक्स कॉस थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा डी थीटा। फायदा क्या हुआ? देखिए कट गया, कॉस थीटा कट गया और कितना चुन्नू इंटीग्रेशन बन गया। ये चीज बन गई इंटीग्रेशन 0 से पाए डी थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स कॉस थीटा। देखिए ध्यान से, ये चीज हमारे पास बड़े आराम से निकल गया है। यहां पर मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया। जब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया तो बाकी सब कुछ कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। किसकी तरह ट्रीट होगा? कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो इस चीज का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 अपॉन कॉस थीटा से बाहर निकल के आ गया। ln का डिफरेंशिएशन तो वही 1 अपॉन दिस इंटू इसका डिफरेंशिएशन। अब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हो, x वेरिएबल है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। x ही एकलौता वेरिएबल है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। तो ये आ गया निकल के। ये मैंने कैसे किया एक बार फिर समझा देता हूं, इसी की मदद से। जब g डैश t लिखेंगे तो अंदर वाले को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, अंदर वाले को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो अंदर वाले को विद रिस्पेक्ट टू t हमने पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया और ये चीज निकल के आ गई। तो यहां पर आ गया, ये आ गया 0 से पाई डी थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स कॉस थीटा। पहले आप कॉपी कर लें फिर मैं आगे बढ़ूंगा, वरना आप ज्यादा उलझ जाएंगे। कॉपी करिए पहले इसको।
तो यहां तक हम लोग पहुंच गए। तो ये हमारे पास बेसिकली एफ डैश एक्स की वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए मैं कैसे इसको इंटीग्रेट करता हूं और कैसे फंक्शन निकालता हूं। इसके अंदर किंग लगा दें। अब किंग लगाओगे तो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखेंगे, तो एफ डैश एक्स निकल के आ जाएगा 0 से पाई डी थीटा अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस थीटा। दोनों को ऐड कर दें, एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स 2 एफ डैश एक्स निकल के आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से पाई, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये आ रहा है, ये इसी पेज पर मैं कर दूंगा बिना एक्स्ट्रा पेज लिए। ये चीज निकल के आ गई, तो 2 से 2 तो यहीं पर काट दीजिए। इसको इंटीग्रेट करने का मेथड तो हम लोगों को पता ही है कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें। जब आप ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर यहां पर बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा उसके पहले एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, रुक जाइए। ये 2 से 2 कट गया। अब देखिए, अब इसमें किंग लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चूंकि किंग लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसके अंदर क्वीन, तो 2 टाइम्स अपर लिमिट को आधा करके पूरे इंटीग्रल को डबल कर देंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, यही हम लोग करते ही हैं, तो एफ डैश एक्स निकल के आ जाएगा 2 टाइम्स एफ डैश एक्स निकल के आ जाएगा 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। 1 को डिवाइड करेंगे सेक स्क्वायर थीटा बनेगा, 1 को अगर डिवाइड करने पर सेक स्क्वायर थीटा बनेगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज निकल के आ गई। तो वही पुरानी कहानी, टेन थीटा को अगर टी रख देंगे तो आपके पास सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा विल बिकम डी टी। तो 2 तो बाहर पड़ा हुआ है, ऊपर डी टी आ जाएगा, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ये चीज निकल के आ जाएगी। अब लिमिट्स को देखें, लिमिट्स आ जाएंगी 0 से इंफिनिटी। ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसा दिख रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रूट की तरह ले तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसा दिख रहा है यहाँ पर। इसको हम बड़े आराम से, इसका इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, इसका इंटीग्रेशन 1 बाई ए यानी 1 बाई ए इंटू टेन इन, वो एक और मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। पहले आप खट से यहां तक, एक मिनट रुक जाए, पहले आप खट से यहां तक कॉपी कर लीजिए। तो नहीं अब यहीं ले लेना, अब ये सेट कर देता हूं। तो आप देखिए, अब ये चीज आ जाएगी 1 बाई ए इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए, और इस पूरे की लिमिट 0 से इंफिनिटी। अब ध्यान देखिए, जब आप इंफिनिटी रखेंगे तो टेन इनवर्स इंफिनिटी है पाई बाई 2 हो जाएगा, और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पाई बाई 2। तो फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद हमको मिला एफ डैश एक्स। 2 से 2 काट दीजिए, वो आ गया पाई अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी एफ डैश एक्स मिला, एफ डैश एक्स, तो एफ एक्स कैसे मिलेगा? इसका इंटीग्रेशन dx प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं भूलना है, यह आ जाएगा पाई साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब f0 की वैल्यू 0 मैंने शुरू में बताई दी थी, सो c की वैल्यू 0। तो अब जाके इस इंटीग्रल की वैल्यू आई है पाई साइन इनवर्स एक्स। फाइनली इस इंटीग्रल की वैल्यू पाई साइन इनवर्स एक्स आई है। ये इंटीग्रल, ये जो क्वेश्चन है, इतना वाहियात क्वेश्चन है कि अब हमको पता लगा कि एफ एक्स की वैल्यू पाई साइन इनवर्स एक्स आई है। हाँ रुक जाइए, एफ एक्स की वैल्यू पाई साइन इनवर्स एक्स आई है। साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां वेरी करेगा? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 रेंज पूछी गई है, तो साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां वेरी करेगा? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो पाई साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 से प्लस पाई स्क्वायर बाई 2। तो इस पहले पार्ट का सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कैसे भी करके आप रेंज नहीं निकाल सकते अनटिल आप इस फंक्शन को डिटरमाइन करें, और इस फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए तरीका बड़ा ही खतरनाक है। ये हो गए डेफिनिट इंटीग्रेशन के सारे कंसेप्ट्स।
एंड दिस फिनिशेस द चैप्टर ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब हम अगले टर्म से शुरू करेंगे, एरिया अंडर द कर्व। कॉपी करें। हाँ, यहां पर जो है कुछ कॉमनली ऑकरिंग नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है। कितने नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है? अरे करोड़ों नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन, अरबों खरबों नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन। लेकिन कुछ ऐसे कॉमनली ऑकरिंग नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए कि हाँ ये नॉन इंटीग्रेबल है, ताकि जैसे हम उनको देखें हम समझ जाएं कि यार इंटीग्रेशन तो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि है ये नॉन इंटीग्रेबल, तो इंटीग्रेशन नहीं करना है। ध्यान देना, ये कुछ कॉमनली ऑकरिंग नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है। आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस में अक्सर आ जाते हैं, इनको ध्यान रखना है कि ये नॉन इंटीग्रेबल है। सम कॉमनली ऑकरिंग नॉन इंटीग्रेबल फंक्शंस। कितने नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है? इनफाइनाइट। ये कुछ कॉमनली ऑकरिंग है जो हमारी आंखों के सामने अक्सर पड़ जाते हैं। साइन एक्स अपॉन एक्स ये नॉन इंटीग्रेबल है। कॉस एक्स अपॉन एक्स, रूट साइन एक्स, रूट कॉस एक्स, ये सब नॉन इंटीग्रेबल है। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सब नॉन इंटीग्रेबल है। एक्स इंटू टेन एक्स, ई की पावर एक्स स्क्वायर, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक बड़ा सुंदर सा दिखने वाला एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 5, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3, 1/ln(x). ये कुछ कॉमनली नॉन इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं जो कि हम जनरली ध्यान रखें। इसका फायदा यह है कि अगर ये कहीं पर आ गए तो इसका मतलब हम ये समझ जाएं कि इंटीग्रेशन तो नहीं करना है, कुछ और करना है, और फिर हम वो करेंगे। चलिए कॉपी कर लीजिए इनको।